लेकिन दीदी नहीं मान रही। तो दीदी को 2 मई को आप लोग मनवा देंगे कि नहीं मनवा देंगे? मनवा देंगे। बहनों भाइयों, जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में चाहे वामपंथी दलों की सरकार रही हो, यहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है, बंगाल का विकास नहीं हुआ है। बंगाल में जब भी मैं आता हूं, बंगाल को मैं देखता हूं कि यहां पर गरीबी बढ़ी है, बेरोजगार नौजवानों की संख्या भी। इसको बर्तन से मारो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे इसका मैं जवाब भी चाहता हूं, क्या किसी नेता को यह कहना चाहिए कि फला को दौड़ा दौड़ा कर मारो? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी नेता को यह शोभा देता है? पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, यह कहना चाहिए कि दौड़ा दौड़ा कर मारो? मैं आज आपको भरोसा देने के लिए आया हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बन जाएगी, मेरे बहनों भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही हम सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे, बल्कि बंगाल की हर जनता को हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम यहां पर भरोसा और विश्वास देकर लेना चाहते हैं। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, मेरे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों, आप डरो मत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। शायद आप इस डर के मारे कि तृणमूल कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, इसलिए तुम तृणमूल कांग्रेस का काम कर रहे हो। लेकिन तुम यह मानकर चलो, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाओ। भारतीय जनता पार्टी तुम्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी। कोई माता लाल तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। बहनों भाइयों, लंबे समय से भारत में मैं राजनीति कर रहा हूं, कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मैंने जाति, पंथ, मजहब, धर्म की राजनीति नहीं की है। मैंने राजनीति बराबर की है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की है। और यहां के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, जो गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा और जो सही किया करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। लेकिन ममता दीदी कहती हैं, ऐ माइनॉरिटी के लोगों, ऐ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, एकजुट हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी को लड़ाओ। जिस भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिस भारत की एकता और अखंडता के लिए ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का यह राष्ट्र गीत दिया, जिस भारत की एकता और अखंडता के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान दिया, उस भारत की मुख्यमंत्री, उस बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एकजुट होकर तुम वोट करो। बहनों भाइयों, राजनीति, मैं ममता दी को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? इस जाति के लोगों का वोट मिलना चाहिए। इस जाति के लोग एकजुट होकर मेरे साथ आ जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कहा है, और जिस दिन ऐसे हालात होंगे हम इस राजनीति को चिमटी से भी नहीं छुएंगे। बहनों भाइयों, इस राजनीति को चिमटी से भी नहीं छुएंगे। भारत का चरित्र रहा है, भारत के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की धरती पर रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। बहनों भाइयों, सारा विश्व ही हमारा यह परिवार है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, कोई भी आपको भड़काने की कोशिश करे, चिंता मत करिए। मैं जिस लखनऊ से आता हूं,
मुझे सभी वोट देते हैं। लखनऊ का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी वोट देते हैं। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, सबको हम इंसाफ देंगे, यकीन दिलाना चाहता हूं। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के चरित्र को अच्छी तरह मैं जानता हूं। बदनाम करने की लोग कोशिश करते हैं, बराबर ममता दी क्या क्या नहीं कहती है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री भी जाति के आधार पर, पंथ और मजहब के आधार पर नहीं सोचता है, बल्कि हमारा प्रधानमंत्री भी इंसाफ और इंसानियत के आधार पर सोचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त में गैस चूल्हा लोगों को भेजा है तो यह देखा है कि यह हिंदू है, मुसलमान है, यह एससी है, यह एसटी है, यह ओबीसी है? सभी को दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस समाज को बांट देना चाहती है, समाज को तोड़ देना चाहती है। कौन जवाब देगा इसका? बहनों भाइयों, आपके द्वारा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। अजीबोगरीब हालात पैदा कर दिए हैं बंगाल में। जहां तक विकास का सवाल है, सुशासन का सवाल है, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, मैं इस हिंदुस्तान में सबसे शानदार ट्रैक रिकॉर्ड यदि किसी का है तो वह भारतीय जनता पार्टी का है, और यदि किसी नेता का है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते जा रही है, और पश्चिम बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। क्यों बना रही है? लोगों को भरोसा है कि किसी से नफरत करने वाली पार्टी नहीं है, यह सबसे प्यार और मोहब्बत करने वाली पार्टी है। यदि हमारे कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा देते हैं तो लोगों को नाराजगी हो जाती है, ममता दीदी को भी नाराजगी हो जाती है। ममता दी क्यों नाराज होती है? जय श्री राम का नारा लगा देते। जय श्री राम या अभिवादन का, नमस्कार करने का एक तरीका है। बहनों भाइयों, मैं जहां से आता हूं, लखनऊ में रहता हूं, अवध क्षेत्र में, लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार करने के बजाय कहते हैं जय श्री राम। अब जय श्री राम से नाराज होने की क्या जरूरत है? मुस्लिम भाई मिलते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या नाराजगी है? और जय श्री राम का नारा लग गया। आपने प्रधानमंत्री की बैठक में अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया उनके कार्यक्रम में। ममता दी, आप इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं, यह भारत की परंपरा है। हम तो इसलिए आपकी पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि आपकी पार्टी ने इस बंगाल के साथ इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ नहीं किया है। लोगों को छला है आपकी पार्टी ने, लोगों को धोखा दिया है आपकी पार्टी ने। हम तो बंगाल का विकास करना चाहते हैं। अरे ये बंगाल की धरती चैतन्य महाप्रभु की धरती है, चैतन्य महाप्रभु की धरती है, जहां बराबर कीर्तन की आवाजें सुनाई दिया करती थी। यह धरती स्वामी विवेकानंद की धरती है, जहां पर धर्म और अध्यात्म का संदेश सुनने को मिलता था। यह महर्षि अरविंद की धरती है। और आप क्या कर रही हैं इस पश्चिम बंगाल के साथ? मैं आज कहने आया हूं बहनों भाइयों, आज रात को अपने कलेजे पर हाथ रखकर आप सोचिए क्या आपको किसको वोट देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, भारत ही नहीं सारी दुनिया के लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे कि यदि हमारे नरेंद्र भाई मोदी भारत के आगे तक यदि प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने से कोई मातालाल रोक नहीं सकता। भारत का मैं रक्षा मंत्री हूं, भारत की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं भी अपने प्रधानमंत्री से निर्देश प्राप्त करता हूं। हम लोगों ने साथ काम किया। आपने देखा भारत और चीन के बीच जब तनाव सीमा के ऊपर बढ़ा
तो डंके की चोट पर हम लोगों ने कहा, चाहे जो भी खामियाजा उठाना पड़े, हम भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे, भारत का मस्तक नहीं झुकने देंगे। और जो वहां खड़े हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, भारत चाइना स्टैंड ऑफ में दोनों तरफ सेनाएं जमी हुई थी। भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य, पराक्रम और संयम, बहादुरी का और पेशेंस का भी जो परिचय हमारी सेना ने दिया है, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक नहीं झुकने पाया है। इसलिए सेना के जवानों का हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए। मैं पीछे खड़े हुए लोगों से भी कहूंगा, हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन करिए। इसके पहले क्या होता रहा, यह हमारे प्रधानमंत्री का ही कलेजा था। और उस प्रधानमंत्री के संबंध में अनाप शनाप बातें और किसी राज्य की मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है। बंगला में एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष। हर बात के लिए मोदी जी को दोष। अरे इस देश ने प्रधानमंत्री दोबारा चुना है, दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना है, अब उसको हर समय नंदो घोष बनाने की कोशिश करती हैं। बहनों भाइयों, आप हाथ उठाकर बतलाइए, क्या हम अपने प्रधानमंत्री को आप नंदो घोष बनाना चाहते हैं? मीडिया के लोग भी देख लें, बहनें हमारी खड़ी हैं, भाई खड़े हैं, क्या आप पेड़ के नीचे खड़े हुए लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को नंदो घोष बनाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, जो वहां खड़े हैं। बहनों भाइयों, मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है, मुख्यमंत्री को कैसे व्यवहार करना चाहिए, मुख्यमंत्री की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहां ममता दीदी आपके मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे त्रिलोचन मेहता नामक के 20 साल के जवान को, जिसकी जवानी भारत के मान सम्मान सुरक्षा के लिए बनी हुई थी, उस 20 साल के त्रिलोचन में मेहता नामक के जवान को लोगों ने पेड़ से लटका दिया, मारकर, और उसके शव पर, उसकी लाश पर लिख दिया जो भी बीजेपी का होगा उसका यही अंजाम होगा, उसको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या बहनों भाइयों, किसी के मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उसे कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक हक है? लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई 24 घंटे आप नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा था वह जो है आचार संहिता का उल्लंघन है, आचार संहिता की मर्यादाओं के सर्वथा खिलाफ है। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप लड़ रही हैं। अरे किसी को तो छोड़ दीजिए ममता दीदी, किसी को तो बख्श दीजिए, सबके खिलाफ लड़ती रहेंगी। अरे केवल एक सवाल का जवाब बंगाल की जनता को दीजिए, 10 वर्षों तक आप मुख्यमंत्री थी, आपने बंगाल के विकास के लिए क्या किया है? और मैं ममता दी को यह भी बतलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं रह चुका हूं, सारे बड़े पदों पर मैं रह चुका हूं बहनों भाई, ममता दी को कहना चाहता हूं, सरकार चलती है तो अहंकार से सरकार नहीं चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार संविधान से चलती है, संविधान से चलती है, अहंकार से नहीं चलती है। और यह मत भूलिए, हमारे मोदी जी जो योजनाएं लागू करते हैं आप उसे लागू ही नहीं होने देती हैं, कहती हैं इसका क्रेडिट, इसका श्रेय मोदी को चला जाएगा। क्या जो जनता का हित सोचने वाली कोई सरकार होगी ये कभी सोचेगी? अरे वो तो सोचेगी जहां से भी हमारी जनता के लिए पैसा मिल रहा है हमको पैसा ले लेना चाहिए, यही सोचेगी ना कोई मुख्यमंत्री।
लेकिन उनकी योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। अब यहां के किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री ने उनके खाते में डालने का काम किया। इन्होंने कहा हम अपने किसानों की सूची नहीं देंगे। बताइए 6,000 रुपया आपको नहीं मिल पाए। लेकिन हम लोगों ने तय किया 3 साल से आपको 6,000 ममता दीदी ने नहीं लेने दिया। जिस दिन 2 मई को सरकार बन जाएगी 1 महीने के अंदर आपके खाते में 3 साल का 18,000 रुपया हम डाल देंगे, 1 पैसा भी कम। और आगे के लिए भी सुन लीजिए, आगे भी आपके खाते में 6,000 रुपया हर साल वाला केंद्र का और 4,000 रुपया राज्य की तरफ से भी हम 10,000 रुपया आपको प्रतिवर्ष आपके खाते में मुहैया करें। और हमारे जो गरीबों के बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है, उनके लिए भी सोचा है हम साइकिल देंगे, मुफ्त बिना पैसे के उनकी पढ़ाई कराएंगे, बिना पैसे की पढ़ाई कराएंगे बेटियों की। एक एक व्यक्ति की चिंता हम लोग करेंगे। और यह भी यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, एक योजना थी जिनके पास पक्का मकान नहीं है रहने के लिए, उनको हम पक्का मकान मुहैया कराएंगे 2022 तक, 2022 तक। यह भी हम लोगों ने कहा था। बंगाल में जिस प्रभावी तरीके से उसे लागू करना चाहिए था वो लागू नहीं करने दिया ममता दी ने। बहनों भाइयों, बंगाल में एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार नहीं बचेगा। सबको हम पक्का मकान देंगे। हर घर में शौचालय, माताओं बहनों की भी, चाहे गरीब मां की कोख से कोई पैदा हुआ हो अथवा धनवान मां की कोख से क्यों न पैदा हुआ, हर मां की इज्जत होती है। हर मां का सम्मान करना यह भारत का धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य का भी निर्वाह करेंगे। हम माताओं की इज्जत के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। बहनों की इज्जत पर हम कभी कोई समस्या नहीं खड़ी होने। उसकी सुरक्षा करना मां है, हमारी बहन है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब अजीबोगरीब यहां पर बम चल रहे हैं। अब मैं जब पहली बार आया तो मैं लोगों का भाषण सुन रहा था। लोग कह रहे थे साहब यहां तोलाबाजी होती है। तो पहले बहनों भाइयों मैं तोलाबाजी का मतलब समझ ही नहीं पाया। तोलाबाजी क्या है? मैंने कहा तोलाबाजी कुछ होगी। कहा तो लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया हाँ तोलाबाजी इसको करते हैं। फिर लोगों ने कहा यार कट मनी चलती है, कट मनी। तो मैं समझ नहीं पाया कट मनी क्या होती है। तो लोगों ने बताया कि साहब यह जो पैसा होता है सरकार का, कहीं विकास काम के लिए जाता है, विकास कार्य के लिए जाता है, तो उसमें से इतना परसेंटेज काट लिया जाता है, उसको कट मनी बोलते हैं। मैंने कहा वारे कट मनी, कमाल की कट मनी है। सुन लो मेरे बहनों भाइयों, कान खोलकर, सरकार बन जाने दो, हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो कट मनी ले ले, 1 पैसा भी कट मनी ले ले। एक दिन टेलीविजन पर एक चैनल पर मैं देख रहा था, यहां पर बम बनाने की फैक्ट्री है। बम, मैं तो आश्चर्यचकित था, कैसा बम। मैं सोचा सरकारी फैक्ट्री होगी कोई बम बनाने की, दुश्मनों से लड़ने के लिए। जो विदेशी हैं ताकतें जो भारत के ऊपर हाथ उठाकर देखने की कोशिश करती हैं, उनसे लड़ने के लिए बम बन रहा होगा बंगाल में। लेकिन दीदी के राज में बम बन रहा था, वह पॉलिटिकल वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमला करने के। वो कहते थे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसको ले जाते हैं। तो पूछ रहा है चैनल वाला कहां ले जाते? कई लोग मारते हैं, फेंकते हैं, इसका इतनी दूर तक फैलता है, यह बम इतनी दूर तक फैलता है। मैं तो घोर आश्चर्य में पड़ गया। किसी मुख्यमंत्री के रहते हुए बम बने उसके राज्य में। बहनों भाइयों, सुन लेना कान खोलकर, जिस दिन हमारी सरकार होगी, या तो इस बंगाल की धरती पर बम होगा या तो हम होंगे, और कुछ नहीं चलने पाएगा।
ऐसी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कोई भी सिताल खुशी में हुआ है। बहनों भाइयों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आज मैं कहने आया हूं, यह जो है पहला बैसाख है। पहला बैसाख आज का दिन है, नहीं मालूम है? पहला बैसाख वर्ष प्रतिपदा नवरात्रि, जानते हैं ना? शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की पूजा। बहनों भाइयों, आपसे मैं यह निवेदन करने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी वह शक्ति अर्जित कर सके, ताकि इस बंगाल को हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य बना सके, जबकि खुशहाल राज्य बना सके। यह मां दुर्गा का आशीर्वाद चाहिए। बहनों भाइयों, आप भी तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास मत करना। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखो कौन सही है कौन गलत है, इस आधार पर अपने फैसला करो। लेकिन इतनी बात मैं बतला देना चाहता हूं ममता दीदी को कि ममता दी, आई दादागिरी चलवे ना। अब दादागिरी ना चलवे, हो गया, खत्म। मेरे भाइयों, आपका समर्थन चाहिए। और देखिए, यहां टीएमसी की सरकार थी, हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भेदभाव नहीं किया। जब यहां कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, कान खोलकर सुन लीजिए पीछे के लोग भी, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, 13वां वित्तीय वित्त आयोग 13th फाइनेंस कमीशन, उसने बंगाल के विकास के लिए 1 लाख, नोट कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 5 वर्षों में बंगाल के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ मिला। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी ने कहा कि ना, 1,32,000 करोड़ में बंगाल का विकास नहीं होगा। तो लोगों ने पूछा कितना, तो उन्होंने कहा 4,48,000 करोड़ बंगाल को मिलना चाहिए, और मोदी जी ने 4,48,000 करोड़। अब आप सोच लीजिए, मोदी जी ने तो यह नहीं देखा ना कि भाई वहां तो टीएमसी की सरकार, हम क्यों इतना पैसा दें। इसकी क्रेडिट, इसका श्रेय तो ममता जी को मिलेगा, हमको नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, मोदी जी की चिंता इस बात की थी, जब तक हिंदुस्तान के हर राज्य का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए मोदी जी ने बिना किसी भेदभाव के उन्होंने 4,48,000 रुपया मुहैया करा दिया। लेकिन यह बात हमारी ममता दीदी की समझ में नहीं आ रही। बहनों भाइयों, यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, सोनार बांग्ला का सपना साकार होकर रहेगा। सोनार बांग्ला का सपना साकार होकर रहेगा, आप यकीन रखना। हम बंगाल को किसी भी सूरत में न बंटने देंगे, न बंगाल को किसी भी सूरत में टूटने देंगे, न बंगाल को किसी भी सूरत में कमजोर होने देंगे। बंगाल की जो अहमियत थी, बंगाल की हिंदुस्तान में जो एक धमक थी, एक पहचान थी, उस पहचान को हम वापस लाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे बंगाल के बहनों भाइयों के का जो योगदान रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वह देश कभी भूल नहीं सकता है। वह सदैव हम लोगों की जेहन में बात रहती है, हम लोगों के दिमाग में बात रहती है। एक सम्मान के नजरिए से देखिए, यहां जूट उद्योग था, जूट उद्योग, जूट के मामले में चर्चा होती थी तो कलकत्ता की चर्चा होती थी, बंगाल की चर्चा होती थी। जूट उद्योग समाप्त हो गया। हम लोगों ने तय किया है कि जूट उद्योग को फिर से बंगाल में पुनर्जीवित करेंगे। बहनों भाइयों, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। और मुझे यह भी जानकारी हुई है, रेलवे कनेक्टिविटी का सवाल, क्यों रेलवे कनेक्टिविटी का सवाल है ना यहां कोई। शांतनु ठाकुर जी यहां हैं, शांतनु ठाकुर जी से मैं कहूंगा, अब ये तो खुद ही पूरे बंगाल के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन शांतनु ठाकुर जी को कहूंगा कि आप जब आइएगा दिल्ली
तो एक बार हमको भी याद दिलाइएगा। मैं सीधे रेल मंत्री को कहूंगा कि रेलवे कनेक्टिविटी क्षेत्र को दी जानी चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी क्षेत्र को दी जानी चाहिए, मैं खुद कहूंगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था जी रहे हैं, लोकतंत्र है हमारे। लोकतंत्र में हम सरकार चलाएंगे तो शासक बनकर सरकार नहीं चलाएंगे, हम आपका सेवक बनकर सरकार चलाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपका समर्थन चाहिए। यह हमारे कैंडिडेट सरकार, क्या नाम, वृंदावन सरकार, क्या अच्छा नाम है, खूबसूरत नाम। आ जाओ इधर, वृंदावन सरकार। देखिए, यह सबसे युवा, सबसे यंग कैंडिडेट इस बंगाल का। बहनों भाइयों, एक बार सारे लोग जो वृंदावन सरकार को अपना समर्थन देना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर माताओं बहनों आप आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। और आप लोग यदि कहो, आप लोग यदि कहो तो हम इनसे एक वचन ले लें, एक प्रॉमिस करा लें, इनसे करा लें। वृंदावन सरकार, आप सबसे नौजवान हो यहाँ कैंडिडेट, आपसे वचन यह चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद 6 महीना, साल, 1.5 साल में कभी भी, जब भी फुर्सत मिले, एक बार हमको फिर से यहां बुला लेना। और बहनों भाइयों, वृंदावन सरकार के जीतने के बाद यदि मैं यहां आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।